तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगजिंग यहाँ पर आती है जिस पर कि जियांग किंग अटैक कर देती है, बट लीलू इसे पहचान लेता है। अब आगे तो यहाँ पर जो लीलू भी था ना, वो अचंभित था कि मतलब लिंगजिंग यहाँ पर क्या करने आ गई, क्योंकि देखो 3 साल के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे और लिंगजिंग पहले से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसकी जो डेविलिश ऑरा थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब लीलू आगे बढ़ता है और लिंगजिंग को हाथ को टच करता है, कलाई को फील करता ना यार कि आप ठीक तो हो, मतलब अलग ही कोल्ड ऑरा फील करता है। लिंगजिंग भी कहती मैं ठीक हूँ, बट ये हाथ छुड़ा रही थी कि लीलू तुम करप्ट हो जाओगे, मैं बहुत ज़्यादा ही करप्शन मेरे अंडर है। लीलू फिर भी अभी समझाने को देखता है कि आप रास्ता नहीं बदल सकते, कुछ और सॉल्यूशन मिल सकता है। अब जब ये कहती है कि मैंने ये रास्ता खुद चुना है, तो लीलू वो पुराने दिन याद करता है जब ये लेडी से मिली थी, जब रिकवर हो गई थी तो मस्त तलवार वलवार चलाती थी, काफ़ी खुश थी। लेकिन लीलू एक चीज़ जानता था, इस बंदे का दिमाग बदल पाना बहुत मुश्किल काम था। फिलहाल इन दोनों लेडीज़ की तरफ देखता और कहता है हम फैमिली हैं तो अपने अपने वेपन्स नीचे कर लो। माहौल टेंस था और जियांग किंग भी सॉरी बोलती है, क्योंकि वो सीधा उसका वही था कि मैं लाइट एनर्जी वाली हूँ ना, तो जहाँ भी डार्क देखती हूँ अपने आप मतलब रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। लिंगजिंग भी समझती और कहते तुम दोनों काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुके, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं कर, मैं बाद में प्रकट होने वाली थी लेकिन तुम्हारे सेंसेस बहुत शार्प। अब जियांग किंग को थोड़ा एम्बेरसमेंट आता है क्योंकि यहाँ पर ये रोमांटिक हो रहे थे, चुम्मा चाटी कर रहे थे, ये बंदी ने कहीं ना कहीं देख लिया। जियांग किंग गुस्से में थोड़ा कहती है कि फ्यूचर में उम्मीद करूंगी तुम ऐसी चीज़ों में ना पड़ो। लिंगजिंग भी कहती मैंने तुम लोगों को पूरा देख लिया है वर्ल्ड एंड रिवर रीजन में, और क्या देखना है। लीलू भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, यार ये लिंगजिंग भी ना पूरा खुले में बोल देती है। अब क्योंकि इंसान कम है तो इसके इमोशंस भी वैसे जा रहे हैं। और लीलू बताता है कि वैसे देखो मैं और जियांग किंग माइंड बॉडी और सोल फ्यूज कर रहे हैं, लस्ट की चीज़ें नहीं है, डिफाइन टेक्निक है वो, और वो सब छोड़ो, आपने आंटी यून से मिला है। लीलू को टॉपिक बदलना था, बट लिंगजिंग बोलती है नहीं, मैं मतलब डायरेक्ट मिल नहीं सकती, बट मैंने साइड से देखा उन्हें वो ऑक्स बायो के साथ। हालांकि वो बायो काफ़ी अगली दिखते हैं, लेकिन आंटी यून उनके साथ काफ़ी खुश है। लीलू बोलता है भाई कि उनका फेस थोड़ा गोल है बट वो अगली थोड़ी है। और जियांग किंग तभी बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो वो बताओ। अब लिंगजिंग बता और कहती है कि तुम किसी बंदे शेन जिंगसायो को जानते हो। अब ये नाम सुनते ही दोनों ना एकदम कान खड़े हो जाते हैं, लीलू और जियांग किंग के। और कहता है हमारी दुश्मनी तुम समझ नहीं सकती, इतना गहरा है, हमने तो उसे मार दिया था सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा में। लिंगजिंग बताती देखो वो मरा नहीं, क्योंकि एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर ने उसको अल्टीमेट करप्शन सीड दे दिया था, उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका है और वो जिया किंगडम वापस आया हुआ है। लीलू भी कहता है और तो मतलब जियांग किंग भी कहती है ये बंदा सही में कॉकरोच के जैसा है, मरता ही नहीं है। पर लीलू कहता है ठीक है वापस आ गया ना, एक बार फिर मार दूंगा उसे। और जियांग किंग समझ जाती मतलब तुम्हारा ओरिजिन रिवर्सन भी कुछ प्लान कर रहा है। तो लिंगजिंग चीजों को एक्सप्लेन करती कि वैसे तो जो किंग्स हैं हेवनली किंग्स वो तो बिजी हैं एकेडमिक फेडरेशन से बैटल में, लेकिन कुछ मेजर चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि सैटर्निन, हाइड्रा डेविल किंग वगैरह। तो लिंगजिंग बताती कोई है यहाँ पर जो कि काफ़ी उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है। लीलू पूछता है कौन है, ये बताती है कि ये कोई सैक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट की 6 सन में से एक है, वो जेनेसिस सीड भी है और पील सेंट भी है। अब लीलू को याद आता है यार कि जो गोल्डन पिल की बात की जा रही थी बहुत पहले, इसकी मम्मी पापा ने की थी, मम्मी ने, तो वो पिल सेंट ही रिफाइन करती। अगर वो मिल गई तो अब तो मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि लीलू को मालूम था देखो वो 7th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट ड्यूक नहीं बन सकता है, नहीं तो फिर वो उसका जो मिरियाड रेजोनेंस है उसको खुद निकल जाएगा जब तक वो पिल खाएगा नहीं और अपने रेजोनेंस को पूरा नहीं करेगा, जो इसका वॉइड रेजोनेंस है। क्योंकि लीलू का प्लान ये था कि जिया किंगडम के मैटर को रिजॉल्व कर दूंगा, फिर नोबल बैटल फील्ड जाऊंगा और ढूंढूंगा इस गोल्डन पिल को, पिताजी को भी इस दौरान बचा लूंगा। लेकिन इतना बड़ा न्यूज़ मिल चुका था कि गोल्डन पिल यही मिल सकता है, क्योंकि अगर वो पिल सेंट मिल गई तो गोल्डन पिल भी मिल जाएगा। और लीलू इस दौरान बोलता है कजिन लिंगजिंग ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके हाथ को फिर से टच करता है। लीलू ये लगी कोल्ड हो रहा फील करता है और लिंगजिंग कहती मैंने तुम्हें बोला था मुझे मत छुओ। लेकिन लीलू समझता है कि इनके अंदर अभी भी वो इमोशन है, और इस बंदी का एक ही चीज़ था ना कि ये लगभग डार्कनेस में चली जाती थी, लेकिन एक जो सुई के धागे बराबर उम्मीद थी जो कि इसे बांध के रखी थी, और वो लीलू था। फिर ये बंदी बोलती इतना भी जल्दी मत खुश हो जाओ, इवन हाइड्रा डेविल किंग या ओरिजिन रिवर्सन भी पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो पिलसेंट अभी जिंदा है या मर गई है। ये बहुत पुरानी बात है, इवन हेवनली एम्परर भी इतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर वो सर्वाइव कर भी गए होंगे तो हाइड्रा डेविल किंग अदर वर्ल्ड का फिर हमारा ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट, चीज़ें तुम्हारे लिए आसान नहीं होंगी। और बड़ी बात मान लो कि वो पिलसेंट के पास वो पिल नहीं हुआ तो फिर क्या करो, पिल बनाना भाई तुम समझ रहे हो। लीलू भी समझता बात तो सही है, और जियांग किंग पूछती कि पिलसेंट को ढूंढेंगे कैसे। इस बार जियांग किंग थोड़ा प्यार से बात करती, तो लिंगजिंग बताती कि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन हाइड्रा डेविल किंग पूरा जियांग किंगडम को जो है ना करप्ट कर देना चाहते हैं, ताकि पिलसेंट को खुद बाहर आना पड़े। और ये चीज़ तो देखो चाहे लीलू हो या जियांग किंग, ये बर्दाश्त नहीं था कि जिया किंगडम तबाह हो। लिंगजिंग को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता था बाकी लोगों से, उसको 2 लोगों की चिंता थी, ली रोयुन और लीलू की। और बताती है कि मैं जब जिया किंगडम आने से पहले ओरिजिन रिवर्सन के सीक्रेट लाइब्रेरी गई थी, क्या उसके उन लोगों के पास मतलब
सेक्रेट वर्ड रेजोनेंस सेक्ट के भी कुछ टेक्स्ट वगैरह है और मुझे पिल सेंट के बारे में कुछ पता भी चला था। मतलब मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकाला था तुम्हारे लिए। लीलू समझता था कि भाई उस जगह पर जाना मतलब एकदम गहराइयों में, वहाँ पर और करप्टेड और होती है जहाँ पर एंशिएंट टेक्स्ट वगैरह होते हैं। इस बंदे ने अच्छा खासा प्राइस पे किया हो। अब लिंग जिंग इस दौरान हाथ को फैलाती है और इसके हथेली पर ना एक ब्लरी फिगर बनती है। ब्लरी फिगर जो थी ना थोड़ा मिस्टिकल दिख रही थी और एक बटरफ्लाई के समान थी। बटरफ्लाई और बटरफ्लाई नहीं भी थी, ऐसा कुछ अलग ही फिगर था। और ये बोलती है पिल सेंट से रिलेटेड है, उनके रेजोनेंस से एटलीस्ट, मतलब उनके पास बटरफ्लाई टाइप रेजोनेंस हो सकता है। तो तुम ढूंढने की कोशिश करो कि किसके पास बटरफ्लाई रेजोनेंस है। तो वो शायद उसके साथ मर्ज हो गई होंगी। अब जैंकिंग बोलती हाँ ये चीज़ हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसेस को भूल करके। अब लीलू वगैरह का भी यही प्लान था कि पहले हम ये चीज़ को ढूंढते हैं, क्योंकि हाइड्रा डेविल किंग आ गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो सकती है। और वैसे भी फॉक्स किंग मर चुकी है तो उनके पास अब 3 ही अदर किंग। और बताती है इस दौरान लिंग जिंग की देखो ओरिजिन रिवर्सन से जो तुम्हें चीज़ें ऐसे इजीली नहीं करने देगा, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है सेंसिंग साइड गोल्डन आर्मर्ड मैन है और मैं भी, हमने अल्टीमेट करप्शन सीट्स को डिवोर किया। और जब ये पूछती है इसके बारे में जैंकिंग तो ये बताती है जैसा तुम लोगों का सेक्रेट सीट होता है ना, बस उसी प्रकार का है, बस उल्टा काम करता है हमारे लिए। मतलब अल्टीमेट करप्शन सीट एविल लोगों के लिए सेक्रेट सीट के समान है। और बताती है कि हमने जब से इसे खाया हमारा स्ट्रेंथ फॉल्स किंग लेवल पे पहुंच चुका है और अगर हमारा फ्यूजन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो हम सिंगल क्राउन किंग बन जाएंगे। मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन बता देती है लीलिंग से। अच्छा तो ये था जियांग किंग और लीलू एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये बंदी है जो कि इनको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रही है, नहीं तो अचानक से शेन अटैक करता तो मैटर थोड़ा क्रिटिकल हो सकता था। और लिंगजिंग कहती है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी सेन को मारने, उस गोल्डन आर्मर्ड मैन को भी, लेकिन उनको मारने के बाद मुझे उन दोनों का करप्शन सीट चाहिए। जियांग किंग समझती है लेकिन यार ये बंदी लिंगजिंग क्या करना चाहती है, फ्यूचर में ये ना खतरा बन जाए फिर लीलू के लिए। लीलू का ये था कि देखो फिर लिंगजिंग फिर तुम्हारे ऊपर ओरिजिन रिवर्सन शक कर सकते हैं। लिंगजिंग कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे भी सीरियसली इंजर्ड कर दे, फिर ओरिजिन रिवर्सन वाले कुछ नहीं करेंगे। और अगर मैं उनके भी अल्टीमेट करप्शन सीट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हूँ तो हेवनली एम्पर मेरे पर ध्यान देंगे। और उसके बाद मुझे फ्यूचर में बस 1-2 किंग लेवल के एक्सपर्ट को मारना पड़ेगा एकेडमिक फेडरेशन के, फिर चीज़ें बराबर हो जाएंगी। मतलब लिंगजिंग भी काफ़ी रुथलेस थी। उसके बाद ये यहाँ से निकल जाती है। हालांकि जाते जाते फिर भी लीलू से कहता है कि अपना ध्यान रखना, अगर चीज़ें हैंडल ना हो पाए तो मुझे ढूंढते हुए आ सकती हूँ, मैं बेस्ट दूंगा अपना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। लिंगजिंग भी जाते जाते स्माइल करती है कि हाँ तुम भी अच्छे से जियो और तुम जिंदा हो तब तक मैं जिंदा हूँ, ऐसा मतलब इसका कहना था। और ये चली जाती है और जियांग किंग ना लीलू को बताती है कि वो बस तुम्हारी वजह से अभी तक डार्कनेस में पूरी तरह से गई नहीं है, मतलब अगर तुम जिंदा रहोगे तो उसे कुछ नहीं। अब लीलू जरा स्माइल करता है कि सिस्टर किंग लेट हो रहा है हम सो जाए। तो जियांग किंग कहती है मेरा मूड फिलहाल तो अच्छा नहीं है, मैं कल्टिवेट करने जा रही हूँ। लीलू बोलता है यार ये लिंगजिंग मेरी कजिन गलत ही समय पे आ गई, फिर और रुक जाती। अब लीलू ना पुरानी अपनी हवेली की तरफ पड़ता है जहाँ पर उसकी मुलाकात बाई मैंगमैंग से होती है और वो अपने स्पिरिचुअल लिक्विड्स वगैरह को कुछ तो कर रही थी। तो अचानक से सामने आता है तो वो डर जाती है और लीलू कहता है मैंगमैंग अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारे पास बटरफ्लाई वाला रेजोनेंस है। मैंगमैंग बोलती हाँ नाइटमेयर्स वाटर बटरफ्लाई रेजोनेंस, और अब ये लोअर 8th ग्रेड का है। अब लीलू गौर से देखने लगता है तो बाई मैंगमैंग कहती है स्क्वाड लीडर कर क्या रहे हो आप, और एक आधी कदम पीछे लेती है और लीलू कहता है कि मुझे मिरियाड रेजोनेंस गोल्डन पिल चाहिए। मैंगमैंग विचारों में खो जाती है, पॉकेट में से कुछ तो निकाल गोल्डन पर्ल के जैसा था और लीलू के हाथ में रख देती है। लीलू हैरान हो जाता है क्योंकि इसमें से बिल्कुल फ्लक्चुएशन भी नहीं आ रहा था और ये कहता है ये क्या है। अब ये सुनकर के मैंगमैंग कहती है मुझे भी नहीं पता। अब क्योंकि भाई क्लोज फ्रेंड है इसके, इसने दिया था, नहीं तो लीलू फेंक दिया होता। तो मैंगमैंग कहती है यार मतलब स्क्वाड लीडर आप बकवास कर रहे हो, और लीलू फिर जाने लगता है। भाई मैंगमैंग कहती है आप बहुत रूड हो, और फिलहाल ये निकल जाती है अपने वर्कशॉप की तरफ जो इसी में था जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करते रहती थी। लीलू ने इसके लिए बहुत सारे फार्मूलाज लाए थे ना, तो ये उन सभी को देख रही है। इसकी आंखें जो कि नॉर्मली वाटरी रहती थी ना वो एकदम एम्प्टी हो जाती है, अलग स्टेट में जा चुकी थी ये एकाग्रता। और इस स्टेट में आपको पता है ना इसका कंसंट्रेशन इतना अलग लेवल का रहता था कि चीज़ों को बहुत जल्दी ये समझती थी, कह सकते हो जियांग किंग का डिवाइन नॉलेज के जैसे। अब ये उस अवस्था में थी तो खुद को भी भूल जाती थी और पॉकेट में हाथ डालती है, अरे वो चीज़ कहाँ गई, और कन्फ्यूज हो जाती है। तो फिलहाल देखो अगले दिन की सुबह होती है और जिया किंगडम का जो सदर्न रीजन था ना, आज का दिन बहुत खास था। लीलू फिलहाल 5 गार्जियन आर्मीज को लीड कर रहा और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके जो भी एरिया था उसे कवर करते जाते हैं। और इस तरफ जब लीलू की टीम बढ़ती है ना तो वो ये जो अदर किंग्स वगैरह थे ना वो भी प्रकट नहीं होते हैं। इवन जो हाई ग्रेड के ट्रू डेविल्स थे वो भी प्रकट नहीं होते, जो कि बहुत रेयरली होता है। लीलू चीज़ों को ध्यान से देख रहा और इससे भी लगता है यार चीज़ें कुछ ज़्यादा स्मूथ नहीं जा रही हैं। और उस तरफ देखता है जिधर जियांग किंग वगैरह थे। डीन पांग भी बोलते कि अगर हम ऐसे आगे बढ़ते रहे तो कल तक ना बाउंड्री जो एरिया ना वो कवर कर लेंगे। और डीन भी वही कह रहे थे कि अदर किंग्स प्रकट नहीं हो रहे, गिव अप तो नहीं कर सकते वो, मुझे लग रहा है हाइड्रा डेविल किंग को जगाने की कोशिश में होंगे। और लीलू का भी वही था, अब चीज़ें इस तरफ आ चुकी है तो हम भी पीछे तो हट नहीं सकते। और कल का बैटल डिसाइड करने वाला था कि जिया किंगडम सर्वाइव करेगा नहीं करेगा। लीलू कमांड करता है और फर्स्ट प्रिंसेस, वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन सभी तैयार थे अब कल के बैटल के लिए। दिन निकलता है और अगले दिन भी दोपहर हो जाता है। लीलू जियांग किंग वगैरह बड़े से शहर की तरफ देख रहे
जो कि कैपिटल था जिया किंगडम का, जहाँ पर ये लोग पहले रहते थे ना, वो 2 भागों में डिवाइड हो चुका था और ये लोग सदर्न साइड आ चुके थे, इसलिए अब ये नॉर्थ एरिया में पढ़ रहे थे, जहाँ पर पहले एस्टल्सिस कॉलेज हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। अब जब इधर आगे बढ़ते हैं ना, तो इचियान किंग बोलता है, मुझे नहीं लगा था पांग तुम इधर आओगे। पांग भी बोलते हैं, तुम हमारे लैंड पर कब तक कब्जा करके रख सकते हो, लेकिन ये भी बोलता है ये जगह ना तुम लोगों के मरने की जगह बनेगी। और फिलहाल एक ब्लैक फॉग जैसे और रिलीज करता है, जिसमें से बड़े बड़े हाथ निकलते, तो स्पेशल रिफ्ट को मानो ये खोल के निकल रहा है, और इसको हाथ को मतलब ये पहचान लेते, खोपड़ी भी दिखती है इन्हें। बेसिकली ये हाइड्रा डेविल किंग का खोपड़ी था और इचियान किंग उसका कॉपी यूज कर रहा था। पिछली बार कॉपी था, ये रियल वाला था, तो प्रेशर भी अलग था। और अब फील करके ना ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स की तो फट सी जाती है, और 2 खोपड़ियां टोटल प्रकट होती है, एक हरी वाली और एक लाल वाली, क्योंकि हाइड्रा डेविल किंग के 8 खोपड़ियां हैं। ये पूरी बॉडी बुलाना चाहते थे हाइड्रा डेविल किंग की, लेकिन उसके लिए एक मतलब टेक्निक इनका रिचुअल्स होता है, वो यूज़ करना पड़ता है। हालांकि वो फेल हो गया था, फिर भी ये 2 खोपड़ियाँ बुला पाए थे। और अच्छी बात ये है, डीन पांग कहते हैं कि आंखें इनकी बंद है, और अगर हम इसे जल्दी डिस्ट्रॉय करते तो उतना अच्छा है, नहीं तो एक एक करके पूरी खोपड़ियाँ प्रकट होती जाएंगी। और जो प्लेटफॉर्म था ना, उसको मेन डिस्ट्रॉय करना था, जहाँ से ये खोपड़ियाँ प्रकट हुई थी। तो पांग बोलते हैं कि हम इन अदर किंग को संभालते हैं, तुम उस प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दो। लीलू भी अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ने के पूरे मूड में था, और आर्मी इसकी इकट्ठा भी हो जाती, फिर से वही हेवनली ड्रैगन फॉर्मेशन को ये यूज करता है। लेकिन तब ये जो खोपड़ी आती ना, होठों में से मानो कुछ तो आवाज से आ रही हो इनके, और जो भी सुन रहा था ऐसा लग रहा था वो बावला हो जाएगा। 5 आर्मीज भी इससे प्रभावित होने लगती है, नेगेटिव इमोशंस उनके बाहर आने लगते हैं। ली फोलू इस दौरान कहते हैं कि लीनियर चीफ लीलू, ये आवाज अगर ऐसे चलता रहा तो हम फॉर्मेशन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे। और लीलू को जो बना रहा था हेवनली ड्रैगन का मैनिफेस्टेशन ना, वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो लीलू समझ जाता है कि सिटी ऑफ साउथ विंड में जो इसने बैटल किया था फॉर्मेशन के थ्रू, तो इन लोगों को समझ में आ गया था अदर किंग को, इसलिए इन्होंने इस बार ये प्लान यूज किया है। फॉर्मेशन नहीं होगा तो लीलू कमजोर तो पड़ ही जाएगा। तो लीलू बस एक 6 ग्रेड का ट्रांसेंडेंट है, क्राउन किंग लेवल पे तो नहीं पहुंच पाएगा। अब इस घटना को देखकर पांग, ली केनिंग और लानलिंग भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि चीजें बैलेंस में नहीं थी। लीलू जुरांग कहता है, डीन पांग आप अपनी चीजों पर फोकस करिए, मैं इन चीजों को संभाल लूंगा। अब लीलू और जियांग किंग के साथ में थे। लीलू जो पूरे आर्मर्स थे ना, स्पीयर, हैमर सब इकट्ठा कर लेता, खोपड़ी पर वो किंग वाला जो आर्मर था वो भी लगा लेता, 5 आर्मर ये पहन लेता समझ लो। बिना फॉर्मेशन के भी था तो ये 6 ग्रेड का ट्रांसेंडेंट, उसमें भी अपर लेवल पे था। अब जियांग किंग भी अपने होली पैरासोल को यूज कर रही थी, जो इसको छाता मिला था। फिनिक्स की ऑरा यूज करती और इसका प्रेशर तो इवन लीलू से भी ऊपर था, और तुरंत ये जो अदर टाइट्स काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उन्हें ये काउंटर करने लगते। क्योंकि देखो लीलू का वही था कि बहुत समय पहले जिया सिटी सबको छोड़ के जाना पड़ा था, लेकिन आज ये चीजें इन्हें फिर से वापस चाहिए था। फर्स्ट प्रिंसेस चीजों को देख रही थी गेट पे से खड़ा होकर, ये बंदा अगर कोई कर सकता है तो लीलू कर सकता है। सुगजिन भी प्राउडली कह रही थी कि नहीं, ये दोनों एस्टल्सिस कॉलेज के टॉप नर्चर्ड लोग हैं, और इन्हें इस बात की खुशी थी कि जब बुरा टाइम था लीलू वगैरह का, तो इन्होंने इन लोगों ने मतलब लीलू वगैरह को प्रोटेक्ट किया था। लीलू वगैरह आगे बढ़ते और कहते सभी लोग मेरी लीड फॉलो करो। पीछे से ली जील, वो ली किनपेंग, ऑक्स बायो बायो और जो भी टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स थे, इन्हें फॉलो करते हैं। जिया सिटी की तरफ बढ़ जाते। तो जिया सिटी का जो खतरनाक बैटल था वो शुरू हो चुका था, और गिनती भी नहीं थी, इतने को लीलू और जियांग किंग ने काट दिया था अकेले। ये जो ट्रू डेविल्स थे, कोई इन्हें रोक नहीं पा रहा। इवन 9th ग्रेड के ड्यूक भी जो ट्रू डेविल्स थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, और ली जिलू और ली किनपेंग वगैरह ये लोग तो थे ही, तो ये लोग भी साथ दे ही रहे थे। तो इधर इनकी टीम बढ़ रही थी, वहीं एक दूसरी पहाड़ी से हमें नॉर्थ के ही साइड से एक अलग स्क्वाड दिखाई देती है, गोंग युवान। ये मतलब ये लोग थे जुआन चेन, जुओ किंग हो, सी किंग और कुछ और ड्यूक्स। और जब गोंग युवान वगैरह बैटल देखते ना, इन दोनों को खास करके जब देखते लीलू और जियांग किंग को, तो और ज्यादा हैरान थे, यार क्या ही प्रेशर है इनका। सुना था इन लोगों ने कि 6th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट है, पर सुनने में और देखने में आपको पता है बहुत फर्क होता है। सीकिंग बहुत रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों उस दिन पलट गया, मैं लीलू वगैरह का साथ नहीं दिया। लेकिन जुआन ने सुरन किया था, योर मैजेस्टी अब टाइम हो चुका है। इनका ध्यान जाता है एक सामने की डार्क फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर हजारों लोग खड़े। इनके स्किन बॉडी अलग ही थी, बॉडी से ब्लैक चेन्स वगैरह बंधे हुए थे, करप्शन तगड़े लेवल का था। और ये बताता है कि देखो ये ओरिजिनल रिवर्शन के ब्लड डेविल कैनन है, और इससे अगर हम फायर करेंगे ना इनको, तो इससे क्या होगा कि जो अदर वंस है ना उनकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम थोड़ा और करीब जा सकते हैं जिया सिटी के। अदर वंस का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, तो इससे लीलू जियांग किंग वगैरह भी स्लो हो जाएंगे, तो इन्हें डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता। और समनिंग प्लेटफॉर्म जो जैसे कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। गोंग युवान कहता है बिल्कुल शुरू करो, और तुरंत ही ये काम में लग जाते। जैसे ये जो ब्लडी डेविल कैनन थे, इन्हें ये फायर करने वाले, इंटेंसिटी पूरी हो जाती, एकदम लाइट चमकने लगता है, निकलने वाला, तब एक तलवार की ओर आती, कैनन्स को ही फोड़ने लगता, और कुछ चीखने की भी आवाज आती, क्योंकि ये लोग ब्लड डेविल वाले लोग थे, आधा इंसान और आधा डेविल। अब ये घटना देख करके गोंग युवान और जुआन चेन भी शॉक्ड हो जाते हैं, और कुछ ब्लैक रूप्स वाले बंदे प्रकट होते हैं, और आवाज आती है हाउस लानलिंग, तुम इन चीजों में क्यों पड़ रहे हो। और गोंग युवान चिल्लाता है सबको मार दो। लोगों को लगता है ये ड्यूक लानलिंग मरना चाहता है क्या। फिलहाल गोंग युवान और जुआन चेन नीचे से तो गुस्से में काफी थे। जुआन चेन फिर से चिल्लाता है कि फायर। ब्लड डेविल कैनन को ये फिर से एक्टिवेट करने लगते।
और जैसे ही और ये फेंक के मारते हैं ना, तो अदर वंस जहाँ पर लीलू वगैरह बैटल कर रहे थे, उनकी एनर्जी इंटेंसिफाई होने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी कम होती है, ये और फायर कर पाते हैं, लेकिन हाउस लानलिंग वाले आकर के इनके प्रॉब्लम को, प्लान को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं। और उसके बाद फिर भी इनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता और ये बोलता है शेनजिंग जायो। सुआनचिन बोलता है अब तुम्हारे ऊपर चीज़ें हैं। इधर लिलू और जियांग किंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। लिलू के हाथों में लाइट और डार्क स्पीयर था। ड्रैकोनिक ऑरा बाहर निकल रही थी और लगातार इन अदर वंस को ये काटते पीटते जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते ना, इनका एक्सप्रेशन बदलता। दूर से ना इन्हें कुछ रेड टाइल्स वगैरह दिखाई देते हाउस लुओलॉन के हेडक्वार्टर की तरफ से। और ये क्योंकि इनका हाउस लुओलॉन का हेडक्वार्टर था जिया किंगडम, तो थोड़ा इमोशन इनका फ्लक्चुएट तो जरूर करता है। पुराने दिन याद आते, आंखों में एक अलग वार्मथ था, वो पुराने दिन याद कर इमोशन भर ही रहा था। तभी एक हंसने की आवाज आती लीलू जियांग किंग, तुम लोग एक जगह को काफी मिस कर रहे होगे ना। अभी आवाज को तो ये ऐवे ही पहचान जाते हैं कि भाई ये कोई और नहीं, शेनजिंग जायो था। डार्क गोल्डन कलर के रोब्स पहने, बॉडी में क्रैक्स दिख रहे थे, थर्ड आई के आसपास कुछ अलग ही ऑरा दिख रही थी, ब्लैक हार्ट के जैसा। और लीलू कहता है कोई ना शेन, तुम लास्ट टाइम मरने से बच गए थे ना, इस बार नहीं बचोगे। जियांग किंग तो कुछ बोलती भी नहीं है, सीधा अपना वो फिनिक्स पार्सल निकालती है अम्ब्रेला और अटैक करना शुरू कर देती है। शेन भी हंसता है कि देखते हैं आज कौन मरता है। और शेन कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें अंदर आना पड़ेगा। उसके पास एक बैनर था, मतलब झंडे का समान था, जिसे एक्टिवेट करता है और एक बैरियर सा बन जाता है करप्शन का हाउस लुओलॉन के हेडक्वार्टर में। किनपेंग इस दौरान बोलते हैं लिटिल लुओ किंग सावधान रहना, क्योंकि जो ऑरा फील कर रहे थे ना ये शेनजिंग जायो से, बहुत खतरनाक था। जैसे ये आगे बढ़ने को देखते ना, एक ऑरा निकलती है उसी स्पेशल होल से और ली किनपेंग पर अटैक करती है। किनपेंग ऑरा फील करती है 9th ग्रेड ट्रू डेविल के बराबर था, मतलब कोई और अटैक आता है इनकी तरफ ताकि ये लीलू की मदद ना कर पाए। और लीलू समझ जाता है, मतलब शेन क्या चाहता है कि बस इसके अंदर में लीलू और जियांग किंग आए जिसके साथ ये बैटल करना चाहता है। लीलू फिर भी बोलता है एल्डर अंकल अपना ध्यान रखिएगा, और फिर जियांग किंग की तरफ देखता है कि चलते हैं फिर। और दोनों इस स्पेस में एंटर कर जाते हैं, यानी कि हाउस लुओलॉन के हेडक्वार्टर। और ये देख करके ना काफी खुश होता है कि आज तो तुम लोग नहीं बचोगे, आज तो तुम्हारा पूरा इंतजाम किया हुआ है। और जैसे एंटर करते हैं ना, इनको दो डायरेक्शन से दो और लोग मिलते हैं। वो जो गोल्डन आर्मर वाला एक बंदा था और एक बंदी, वो लिंगजिंग थी, वो तो आप जानते हो। और इनका भी ऑरा शेन से कमजोर नहीं था बिल्कुल भी, ये सभी लोग फॉल्स किंग लेवल पर थे। और ये कहते हैं कि लीलू जियांग किंग, मुझे पता है तुम दोनों 6th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट हो, लेकिन मैं अकेले नहीं हूँ, हम 3 लोग हैं। तो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनअल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ। और अब स्टोरी थोड़ी तेज़ी से चलेगी, मतलब मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं काम की वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और यहाँ से वैसे भी स्टोरी जो ऑथर ने ना बकवास ही कर दी थी, तो काम की चीज़ें ही एक्सप्लेन होंगी बस।